तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। इनको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनको इंसर्शन सीक्वेंसेस भी कहा जाता है, कैसेट्स भी कहते हैं इनको। दे आर ऑल्सो नोन एज मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं? पहली बात तो ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें जीनोम में। दैट मीन्स दे हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन जीनोम। तमाम मेथड्स ये इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, जब इनका मूवमेंट हो रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी भी बनाते हैं, यानी कि ऑल्सो फॉर्म डुप्लीकेट कॉपीज ड्यूरिंग मूवमेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसपोज़ोन जो है अपनी डुप्लीकेट कॉपी ही बनाए। कट पेस्ट मैकेनिज़्म भी होती है जिसमें ओरिजिनल ट्रांसपोज़ोन जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाता है विदाउट मेकिंग अ डुप्लीकेट कॉपी। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर इनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहा जा रहा है तो हमेशा ये मूव ही करेंगे। ये पॉइंट भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि दे मूव वेरी रेयरली। ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जीनोम में 45% जो हिस्सा है, 45% पार्ट इज़ मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स से ही 45% हिस्सा जीनोम का, तो लगभग आधा जीनोम ह्यूमंस का ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का बना हुआ है। और स्टेबिलिटी ह्यूमन जीनोम की इसी वजह से है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ह्यूमन जीनोम में, नाउ दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव, लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव। क्योंकि अगर अभी भी इनके पास मूवमेंट की एबिलिटी होती तो 45% जीनोम का हिस्सा बनाने के बाद मूव करते ये, तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता पूरा का पूरा जीनोम। इन्हीं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम सेल्फिश डीएनए के नाम से भी जानते हैं। अब इनको सेल्फिश डीएनए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट होते हैं जो रेप्लिकेट तो करते हैं लेकिन होस्ट सेल के लिए किसी यूज़ के नहीं, किसी काम के नहीं है, तो सिर्फ रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, अपना काम देखते हैं, होस्ट के लिए किसी तरह का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सेल्फिश डीएनए हम कह सकते हैं एनी segment of DNA that replicates but is of no use to host, होस्ट सेल के लिए किसी काम का नहीं है। तो सेल्फिश डीएनए भी इसी कैटेगरी को, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। और अगर सेल्फिश डीएनए में डिफेक्ट हो जाए, इसका मतलब कि अब इसके अंदर कोई मूव करने की कैपेबिलिटी ना रह जाए या अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने की भी कैपेबिलिटी ना रह जाए, तब उसको हम जंक डीएनए कहते हैं। तो जंक डीएनए की अगर हम सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे देख लें, और हम ये भी जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जीनोम स्पेशली ह्यूमंस की बात करें तो जंक डीएनए का बना होता है। तो जंक डीएनए को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए। और डिफेक्ट इसमें क्या है कि नो लॉन्गर
able to either move or express its genes। तो इसीलिए इसको हम जंक डीएनए कह रहे हैं। जंक डीएनए सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जीनोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनका कोई अपेरेंट फंक्शन नहीं होता है, कोई फंक्शन नज़र नहीं आता है। अब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये किस कैटेगरी ऑफ रिपीटेड डीएनए को बिलोंग करते हैं? तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस। मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं और ये पूरे जीनोम में मल्टीपल साइट्स पे इंटरस्पर्स्ड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, दे आर इंटरस्पर्स्ड थ्रू आउट द जीनोम एट मल्टीपल साइट्स। एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है दे हैव बीन आइडेंटिफाइड इन बोथ, यानी कि प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी ये पाए गए हैं। जैसे हमने यहाँ पे ह्यूमंस की बात की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 45% पार्ट जो है वो बना हुआ है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का। तो यहीं पे अगर हम मेज़ की बात करें तो मेज़ में ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट हैं, मेज़ भुट्टा, इसमें दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 80% ऑफ द जीनोम। तो आप समझ सकते हैं कि मेज़ में कितना हाई प्रिवेलेंस है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का। अब अगर इनको हम क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यानी कि इफ़ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन और से टाइप्स, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। इसको इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। एक को कहेंगे हम क्लास 1 और दूसरे को कहेंगे क्लास 2। क्लास 1 ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये किस बेसिस पे हुआ है? इट इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज करने की इनकी मैकेनिज्म क्या है उसके बेसिस पे दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। क्लास 1 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनको हम रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स के नाम से भी जानते हैं। और क्लास 2 वाले जो होते हैं दे आर सिंपली नोन एज ट्रांसपोजॉन्स। तो ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो नए साइट पे डायरेक्टली डीएनए के फॉर्म में ट्रांसपोज होते हैं उनको हम ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं। यानी कि ये जो ट्रांसपोजॉन्स हैं ये क्या हैं? दे ट्रांसपोज टू न्यू साइट्स डायरेक्टली एज डीएनए। जबकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं अगर रेट्रो टर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आरएनए का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। तो रेट्रो ट्रांसपोजॉन की कहानी ये है कि ये ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए कॉपी ऑफ द एलिमेंट, या टीई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो इससे सबसे पहले आरएनए बनता है और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या बन गया? डीएनए। तो ओवरऑल मैकेनिज्म जो है वो क्या है? इसको हम कह सकते हैं डीएनए आरएनए डीएनए मैकेनिज्म है इनकी, किसकी? रेट्रो ट्रांसपोजॉन की। तो इस तरीके से ये वापस से डीएनए फॉर्म कर लेते हैं और फिर ट्रांसपोज हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं इनटू दी न्यू लोकेशन।
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक और बेसिस है। अब वो क्या है? तो सिंपली हम कह सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स फिर से दो टाइप के हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये नॉन ऑटोनॉमस, इसका जो बेसिस है वो ये है कि क्या ये अपने आप को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं या नहीं। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंसी। अगर खुद से ये मूव कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से ये ऑटोनॉमस कहलाएंगे, और अगर नहीं मूव कर सकते हैं, किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, तो नॉन ऑटोनॉमस कहलाएंगे। तो ऑटोनॉमस में हम ये कह सकते हैं कि दे हैव एवरीथिंग नीडेड टू प्रमोट देयर ओन ट्रांसपोजिशन। अपना ट्रांसपोजिशन ये खुद से कर लेंगे, दे आर कैपेबल सेल्फ सफिशिएंट। जबकि नॉन ऑटोनॉमस जो एलिमेंट्स होते हैं ये दे डिपेंड ऑन ऑटोनॉमस एलिमेंट्स, यानी ये इन पे डिपेंड करेंगे ऑफ सेम फैमिली फॉर देयर ट्रांसपोजिशन। तो ये एक और क्लासिफिकेशन का, कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद हमको मालूम है कि अगर ट्रांसपोजिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के वजह से जीन्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं, अगर ये ट्रांसपोजोन नई लोकेशन पे जाके किसी फंक्शनिंग जीन में इंटीग्रेट हो जाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोजिशन की वजह से क्या हो सकता है? ट्रांसपोजिशन में रिजल्ट इन म्यूटेशन, सबसे पहली बात। और ट्रांसपोजिशन ही एक ऐसा फिनोमेना है जो कि जीनोम की डाइवर्सिटी, जीनोम में चेंजेस इंड्यूस होने के लिए एक मेजर सोर्स का काम करता है, क्योंकि ये काम लगातार चलता रहता है। तो उससे नए नए म्यूटेशंस जो है विद इन जीनोम क्रिएट होते रहते हैं, तो जीनोम खुद से ही डाइवर्स होता चला जाता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ जीनोम डाइवर्सिटी। अब इसके अलावा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है इनमें खुद में, यानी कि ऐसे हम कहें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, इनके पास क्या हो सकता है? दे मे कंटेन ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन टर्मिनेशन सिग्नल्स। यानी कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के अंदर ही कहीं पे इस तरीके के ये टर्मिनेशन सिग्नल्स मौजूद हो सकते हैं। और अगर ये किसी जीन में सपोज करिए आकर के इंटीग्रेट हो गए एट दिस लोकेशन, और यहाँ पे ये टर्मिनेशन सिग्नल है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट टिल दिस टर्मिनेशन सिग्नल, तो इस जीन का एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन का मतलब कि यहाँ तक तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट द ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्नल, स्टॉप सिग्नल जो है, टर्मिनेशन सिग्नल मिल गया। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा हो सकता है ओपेरॉन मॉडल में, या ओपेरॉन जहाँ पे पाया जा रहा है, यानी कि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ओपेरॉन हम जानते हैं
इसमें एक साथ मल्टीपल जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जीन तो ट्रांसक्राइब हो गई, लेकिन इस पॉइंट के बियॉन्ड की जीन जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी। इस तरह का जब म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं पोलर म्यूटेशन। ठीक है, पोलर म्यूटेशन का मतलब कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद एक्सप्रेशन न होने देना, दैट इज कॉल्ड एज पोलर म्यूटेशन। इसको डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझें तो लेट्स सी, पहले हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में जो भी क्लासिफिकेशन किया है वो देख लेते हैं। लेट्स सी, बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोजोन का जिक्र है, रेट्रो ट्रांसपोजोन का जिक्र है। यहाँ पे कट और कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो हो सकता है इतना जो पोर्शन है ट्रांसपोजोन का, ये यहाँ से कट कर लिया जाए और उसके बाद ये पेस्ट हो जाए टारगेट डीएनए में, या हो सकता है कि इतना पोर्शन जो है ये कॉपी किया जाए और कॉपीड पोर्शन जो है वो जाके टारगेट डीएनए में इस तरीके से अटैच हो जाए, तो ये ट्रांसपोजोन लोकेट हो गया। सिमिलरली अगर हम रेट्रो ट्रांसपोजोन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आरएनए इंटरमीडिएट बनेगा आरएनए पॉलीमरेज से, फिर उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर हमको डीएनए मिलेगा और ये डीएनए जो है वो टारगेट डीएनए से जाके अटैच होगा, देन दिस विल बी कॉल्ड एज रेट्रो ट्रांसपोजोन। तो ये तो जो हमने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोजोन। इसके अलावा जो मैकेनिज़्म हमको समझनी है अबाउट पोलर म्यूटेशन, इसकी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है केस जो हमने एक्सप्लेन किया, बट लेट्स सी इट डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसको टर्मिनेशन साइट यहाँ पे मिल रही है और यहाँ इस पर्टिकुलर साइट पे आके आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जा रहा है और ये एक एमआरएनए मिल जा रहा है बना हुआ। अगर ट्रांसपोजोन जो है वो कहीं सपोज़ करिए कि यहाँ बीच में आके ये ट्रांसपोजोन अटैच हो गया, सपोज दिस इज़ द ट्रांसपोजोन, और इस ट्रांसपोजोन के पास यहाँ पे कहीं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे यानी कि इतने पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। and this mutation induced by the transposable element will be called as polar mutation. तो इतनी बात क्लियर हो गई। So this was a brief about the transposable elements। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसपोजोन्स को डिटेल में देखेंगे और फिर बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स को देखेंगे, then we will move to the eukaryotic transposons।